सीरियस हो जाओ यार, शुरू कर दिया आपने, बताया नहीं मुझे। खत्म। अस्सलाम वालेकुम। LEC 36 स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में ये सवाल था, ये सवाल को जल्दी से करते हैं। कितने नंबर का था? अच्छा, वैसे ये था काबिल। भाईजान भाईजान बोलोगे ना तो क्लास से बाहर जाओगे प्लीज। कोई 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 किसी के साथ नहीं बोलेगा। मैं सवाल मैं बता देता हूं, मुझसे पूछो। पेज नंबर 101, होमवर्क किया होता तो पता होता। पेज नंबर 101। पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, भाई का सवाल आ गया बीच में। हाँ जी बोले। हाँ, आप अगर ना करें मल्टीप्लाई तो आंसर वही आता है। भाई क्या है, शरारती आदमी। भाई ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमने पेज 68 पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रेट निकाला था। 68 से आगे निकल गए? नहीं, आगे नहीं निकले। क्या यार, इतने दूर दूर सवाल कर, तो करीब करीब सवाल किया करो। ये वाला भाई कह रहे हैं आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना। तो सोल्यूशन में ऐसे नहीं हुआ तो उसका आंसर क्या आया हुआ फिर? नहीं नहीं, अगर ये नहीं 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हुआ है? अब मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा कभी हो जाए तो ये देखा करो होना क्या चाहिए, तो वो कर लिया करो। ओके अच्छा, मतलब कि सोल्यूशन में गलती हो सकती है, आपके कॉन्सेप्ट में नहीं हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन की गलती निकाल के लाओ बाहर। अच्छा जी, कहां थे हम? लोन ऑब्टेन। इस सवाल की खूबसूरती ये थी 6 नंबर पे, इसलिए मैंने कर दिया था, वरना ये तो 4-5 नंबर का सवाल था। यार ये क्यों लेट आते हो? अगर डिस्टर्बेंस करनी होती है तो यार। भाईजान आप पिछली सीट पे जगह बनाए इसके लिए, बैग पीछे पहुंचा दें इसका प्लीज। आइंदा ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो। साथ बिठाओ ना उसको, आगे गुजरावाला वाले साथ बिठाओ उसको, इतना पीछे ना भेजो बेचारे को, साथ बिठाओ। बैग ने फीस दी हुई है, उठाओ इसको। ये डिस्टर्बेंस रोज मैं कंडक्टर हूं तुम लोगों का। बाजी जगह बना दे भाई, जगह बना दे, जगह खुद बनाया करो साथ वाले बच्चों की। खबरदार, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज पहली और आखिरी बार है। तुसी पाने रुमाल रख के टुर गए सीट मल के, बैठा करो सीट पे। अच्छा, पता नहीं क्या बात कर रहा, चलो पढ़ाई शुरू करें जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये ना 3 18 19 20 3 साल के एक्सट्रैक्ट थे, इसलिए 6 नंबर तो थोड़े से टाइट थे इसके ऊपर। लेकिन 10 मिनट में ही तो, यही तो ट्राई करनी है आपने। कुछ नए चेहरे आपको नजर आएंगे शायद, 5 7 10 आके बैठे हों, वो बच्चे हैं जो इस बार रह गए, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे आसपास, ज्यादा ऐसे ही मिलेंगे जो FR2 में कह रहे हैं पास हो गए। उन सबसे पूछ लेना। 3-4 बच्चे कल मेरे पास आए, कहने लगे ये जो आप होमवर्क नहीं देते वो फेंक देते हैं और फिर अगले दिन आप वो करवाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा उससे हुआ। लेकिन मैंने कहा फायदा तो उसको हुआ ना जिसने उस होमवर्क को टेस्ट बनाकर किया, अगले दिन पे आके समझा। किताब तक तो चलो काम चल जाता था, अब तो किताब है, अब तो यूं देखते हैं हाँ सोल्यूशन सही है, हाँ सही है सोल्यूशन, ठीक है चलो, खुद दिमाग नहीं सोचता। तो पर्चे में फिर नई चीज आती है, फिर बैठे होते, ठीक है ना। तो पूरी ईमानदारी से हर होमवर्क का सवाल, हर टेस्ट का, जब भी कभी अकाउंटिंग का सवाल करो, साथ साथ हो जाए, जगह बना के रखें। जब भी कभी अकाउंटिंग का सवाल करें, मार्क्स इंटू 1.8 करें, जैसे ये कल बताया था, ठीक है। घड़ी देखें, ऊपर लिखें 10 मिनट है तो इतने बजे से इतने बजे तक। जिंदगी में कोई सवाल इसके अलावा आपने नहीं करना, इस चीज पे आपने खुद को लाना है, ठीक है। तब पेपर मैनेज होगा। 85-90 का पेपर हो तो बंदा सेफ होता है। 2-3 स्टूडेंट्स कल मुझे मिले, 64 का अटेम्प्ट किया था सर, पास हो गया। मैं क्या वही बात, मैंने कहा वैसे तो अच्छी बात नहीं है, चलो शुक्र है आपका हो गया, ठीक है ना। आप 80+, 85+ में जाते हैं तभी सेफ होते हैं, ज्यादा कर दें कुछ सही भी हो जाता है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, लाइफ अज्यूम करेंगे 10 साल। अच्छा यार, अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। रिजल्ट के बाद भी कुछ बच्चे आए हैं, कुछ छुट्टियों पे थे, अब वो आ गए हैं। मैं पहली और आखिरी बार ये बात कर रहा हूँ, ध्यान से सब सुन लें, कान छान खोल के सुन लें, दिमाग में दिल में बिठा लें कि क्लास के दौरान मुझे कोई बच्चा दूसरे से मुंह करके उस तरफ बोलता हुआ भी नजर नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा और आपका आना जाया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक क्लास भी छोड़ी हुई है, अगली के अंदर मसला आता है। सो प्लीज पढ़ते हुए पढ़ें। जब मुझे लगेगा कुछ ज्यादा हो गया तो मैं खुद हंसा लूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। खुद मैं आसपास की बात कर लूंगा, लेकिन पढ़ाते हुए प्लीज, मैं बोर्ड की तरफ मुंह करूँ, मैं भी पीछे साकिब को बिठा दूंगा थोड़े दिन में, अगर आप लोग ना संभले तो जो बोलेगा उसको वो निकाल देगा क्लास से, ठीक है ना। सो प्लीज शुरू करें पढ़ाई। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे तो नहीं याद था, जिस दिन पेपर आया था ना लास्ट अटेम्प्ट वाला, उस दिन मैंने देखा था। जाहिर सी बात है, फिर बंदा भूल जाता है, ब्रेन से निकल जाता है। एक बच्चा पिछली क्लास में बैठा हुआ, आपके FR1 की, कहने लगा एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, कहने सर यही सवाल इस दफा पर्चे में आया था। मैंने कहा अच्छा यार, ये काम तो बड़ा आसान लगता था हमें, ये तो बच्चे करते भी नहीं ऐसा काम। यार लेक्चर नोट में छोटा सा सवाल था, उससे सवाल बन जाता है। तो छोटी से छोटी की हुई बात भी क्लास के अंदर बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी। बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तरतीब तो वही, पहला सफा रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरे से वर्किंग, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले वर्किंग कर लेता हूं क्योंकि एक तरतीब के ऊपर चल रहा था काम, ठीक है। इसकी वजह से ये लाइट कम तो नहीं लग रही यहाँ पे, ये लाइट्स बंद है, आप लोगों को मसला तो नहीं हो रहा। चलिए जी बच्चों, वर्किंग नंबर 1 हमने कल की थी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। भाई एंड वालों ठीक है, नजर आ रहा है। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सबसे पहली चीज इसमें हमने ली थी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अभी भी नहीं आ रहे, शायद कल वाले सवाल में जाकर आ जाएं, नहीं आएंगे तो परसों आ जाएंगे, पास पेपर में जाके आने लग जाएंगे। तैयारी पहले से कर रहे हैं ताकि जब आए हमें कोई मसला महसूस ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग वाज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन जो है, हमने पढ़ा स्पेसिफिक लोन था कल, आज भी स्पेसिफिक लोन ही पढ़ा है। एंड पे बस जनरल लोन का एवरेज रेट निकालना सिखाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं सिखाया ताकि आपको मिक्स ना हो कुछ। और कल जनरल लोन कर लेंगे पहले 15-20 मिनट में इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम पास पेपर जोगे हो जाएंगे, फिर पास पेपर का सवाल हम कर सकेंगे, पासिंग मार्क्स जितना, ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना है तो एक रूल कल लिखवाया था फॉर स्पेसिफिक लोन, कौन सा था भला? कमेंसमेंट सिजेशन वाला, जिसमें लेटर ऑफ था। कमेंसमेंट ऑफ व्हाट? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सिजेशन ऑफ व्हाट? Cessation of capitalization of borrowing cost. Commencement कब से करते थे? Letter of loan received, work started, first payment. और cessation होती है work completed पर। अच्छा ये एंड भी हो सकता है, लेकिन वो जब होगा सवाल में तब देख लेंगे, फिलहाल तो अभी आज भी कोई ऐसा सवाल नहीं आया, ठीक है। कल आ जाएगा इंशाल्लाह एक सवाल। नाउ आपने जब तक मैंने मना नहीं करना ना, तब तक आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करने, ठीक है ना। आप पूरा लिखते हैं, 2-3 दिन हो सकता है। मैं इसको इसीलिए मेन बोर्ड के ऊपर वर्किंग नहीं करता कि हो सके इतनी एक्सपर्टीज लगे तो एंड पे जाते जाते सवाल में निशान लगा के यूं स्टार्ट और यूं एंड लिख लिया करेंगे। लेकिन तब की बात तब है, अगर आप अभी से ऐसा कुछ डायरेक्ट करेंगे ना तो परसों तक आपको ये भूल जाना है, ठीक है। और पर्चे तक जाते जाते तो फिर हो सकता है नई क्लास लेने काबिल हो जाए। छोटी सी चीज़ है ना, वैसे याद नहीं रहती। तो जब तक मैं कह ना दूं तब तक आपने पूरी अंग्रेजी लिखते रहना है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, पूरा लिखते रहना, ठीक है। जब तक कि ये याद ना हो जाए बात, तो जब याद हो जाएगी, मुझे अंदाजा हो जाएगा, फिर मैं आपको चलो एब्रीविएशन यूज कर लो, फिर और माहिर हो जाओगे। दो मतलब एंड पे जाते हैं तो मैं कहूंगा अगर महसूस करो तो डायरेक्ट भी कर लिया करो, लेकिन शायद ऐसा मैं ना कहूं, बच्चे नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो ये एब्रीविएशन पे जरूर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुकम्मल लिखते हो, ओके जी। लोन ऑब्टेन हुआ या कम मार्च को? यार क्या करे हो यार जी। लोन रिसीव हुआ या कम मार्च को? ये सवाल होमवर्क में था, लेकिन इसका चूंकि सोल्यूशन नहीं है और अच्छी प्रैक्टिस से करवानी जरूरी है। यकम मार्च 18। वर्क स्टार्टेड यकम मार्च, ये सामने लिखे हुए थे। इस सवाल में तो वैसे ही यहाँ से बन जानी थी, बहरहाल हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, मजा ही नहीं आता यार ऐसे सवालों में, चेंज होना चाहिए इसको, है ना, ताकि लेटर वाला याद हो। इसलिए तो कह रहा हूँ बार बार लिखते रहना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन यकम नवंबर 18, वर्क कंप्लीटेड। अच्छा वैसे ना यकम नवंबर लिखने का एक खौफ ये भी होता है, जो पिछली क्लास में बच्चे ने बताया, मैंने कहा यार 30 अक्टूबर लिख लो, यकम नंबर लिखो तो कहीं ये 9 नंबर ले जाओ, उसका हादसा निकल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैंने यकम नंबर लिखा था और नंबर भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। कितने बच्चों ने नंबर ऐड कर दिया था? माशाल्लाह, 1 2 3, हाइब्रिड में 4 5। अच्छा इधर से देख, ओके अच्छा जी। तो यकम मार्च कमेंसमेंट है, 31 अक्टूबर होता है सर, 31 अक्टूबर सिजेशन है। तो कितने मंथ्स बने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 मंथ्स। हर बात है जी। 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। लोन कब आया वैसे? लोन कब आया? यकम मार्च को, ठीक है। यकम मार्च से 31 दिसंबर तक कहीं लिखा हुआ लोन रीपे हुआ है, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितने महीने रहा है? 10। बैंक ने इंटरेस्ट अगर 31 दिसंबर पे जाके लोन वापस कर दो तो बैंक कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा? 10 महीने का। लेकिन कैपिटलाइज कितना कर रहे हैं? 5। तो बाकी कहां जाएगा? माफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। चलो फिलहाल तो मैं कह रहा था ये वर्किंग कर, ओहो उधर ओपन कर लिए, चलो उधर ही कर लेते हैं, ठीक है। इधर ही कर लेंगे, तस्वीर सही आती है, चलो इधर ही कर लेते हैं। नहीं यार बस उधर ठीक है। नहीं यार जी। लोन कितना है? लोन का पता ही नहीं कितना है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, लोन अमाउंट इज 80,000, इंटरेस्ट इज पेएबल एट 12% पर एनम। लोन 80,000, 12% पर एनम। खामोश में तो पर एनम अज्यूम करते हैं, हाँ अनलेस कि वो लिख देता पर मंथ है या पर क्वार्टर है, फिर उसकी बात मानते, वरना खामोशी केस में एनुअल का रेट। अब जब 80,000 पे 12% लगा तो जो इंटरेस्ट कितना आता है वैसे? 9,600 आता है। 80,000 पे 12% लगे तो ये 9600 पूरे साल का इंटरेस्ट है। ये 9600 पूरे साल का इंटरेस्ट है। 31 दिसंबर तक तो पूरा साल इस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो 10/12 तो वैसे बनता है, ठीक हो गया 10/12। लेकिन हम इस वक्त कहां इंटरेस्टेड हैं? वो बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है, तो वो कितने मंथ्स निकाले अभी हमने? 8/12। अच्छा चलो 6400। असल में ना एक स्टूडेंट ने पिछली क्लास में एक सवाल कर दिया, तो मुझे डर है कहीं आप में से किसी के दिल में ना हो और आप दिल की बात लेके चले जाएं, हैं जी, इस क्लास से, जैसे दुनिया से। अच्छा तो स्टूडेंट ने कहा मुझे सर इसको 8/10 नहीं करेंगे? किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा है? अब आ रहा है, बताने पर आ रहा है। देखो 8/10 नहीं करना, ये 10 महीने का इंटरेस्ट नहीं निकल रहा, ये कोई 12% पर 10 मंथ्स है।
तो जब 12% पर एनम वाला रेट लगेगा तो पूरे एनम का पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। उस साल के इंटरेस्ट का मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट जो है उसमें से हमें कितना चाहिए यहां पर 8 महीने का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 9600 जो है डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ आएगा, इंटू 8 करेंगे, ये डिवाइड बाय 12 इंटू 8 ही होता है ना, 8/12, ठीक है, इंटू 8 करेंगे तो हमारा बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आएगा। ठीक है जी, डन। अच्छा, उसके बाद हाँ वो अब मैं फॉर्मेट ऐसा बनाता हूं अगली बार भी ये यूज हो जाए, लेकिन वो है नहीं, अब वो आज की क्लास में आया नहीं, लेकिन हमने ना फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ब्रिगेडियर, अच्छा जनरल नोट नहीं, नहीं है, ये भी नहीं है, और ये टोटल लो जी, ये रिक्वायरमेंट थी या वर्किंग थी? असल में ना देखो IS 23 में से क्या क्या पूछ सकता है, वो सिर्फ ये रिक्वायर कर ले, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, एक ये सवाल हो सकता है। दूसरा वो ये कह दे कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह बाकी चीजें डालकर ये भी ऐड कर देंगे। एक स्टेप आगे जाके कह सकता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट निकाल दो, फिर वो लाइफ भी देगा, डेप्रिशिएट भी करोगे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो फिर ये सब कुछ ही करना पड़ेगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचता। फिर कैपिटलाइज होने वाला एसेट में ऐड होता है, फिर एसेट डेप्रिशिएट होकर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और एसेट की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है, और जो एक्सपेंस बच जाता है एक्सपेंस वाला भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और लोन भी बैलेंस शीट में जाता है, और किस्तों वाला हो तो करंट नॉन करंट भी होता है। तो एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो फिर सब कुछ ही आ जाता है, फिर तो मजा आ जाता है जी। जबानी करो उसको ब्रैकेट में बता दो, मतलब ये 6400 कैसे निकाला, साथ वाले से देख के निकाला या खुद निकाला, तो वो बताना है उसको कि कैसे निकाला ना। परिचय करने के बाद उसके घर तो नहीं जाओगे बतानी है मैंने खुद निकाला, ये साथ वाले से देखा था, इसके नंबर होते हैं ना ये। लेकिन सवाल इतना बिगड़ना है, अभी सवालों ने इतना बिगड़ना है कि फॉर्मेट इस तरह से रखा गया है, बहुत सारी चीजें अभी और आनी है। आज तुम कह दोगे रहने दो, डायरेक्ट रहने दो, ठीक है ना, ये वर्किंग करेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी थी, वो निकल आई। अब उसने हमसे ये फिगर नहीं मांगी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने वाली, बल्कि उसने हमसे क्या कहा है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाओ। देखो सबसे पहली चीज होती है रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज लेकर आना दिमाग में कि क्या क्या आना है, रिक्वायरमेंट एड्रेस करना जो होता है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें क्या कुछ आएगा इस सवाल से रिलेटेड। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा जी, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा जी। फिर बैलेंस शीट बनाओगे, बोलो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स लिख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आएगा, चलो बिल्डिंग लिख लो, बिल्डिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन आएगा, और अगर ये किस्तों वाला हुआ तो करंट पोर्शन में। ये प्लानिंग हो जाए ना, उसके बाद सवाल में से डाटा निकालना कोई मसला नहीं है। आपको टॉपिक आता है तो चाहे वो जर्नल एंट्रीज करवाए, जैसे IS 16 है, मैंने आपको कहा था 4 तरह के सवाल पूछ सकता है, वो नोट मांग ले, वो एक्सट्रैक्ट्स बनवा ले, वो जर्नल एंट्रीज मांग ले, वो एडजस्टमेंट देके कहे डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, अंग्रेजी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ ले। IS 36 में भी ऐसे ही हो सकता है, वो आपसे कहे सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस निकाल दो इफ एनी, पास पेपर के सवाल हमने ऐसे किए, ठीक है। वो कहे नहीं नहीं जर्नल एंट्रीज कर दो, पास पेपर में सवाल मौजूद है, आ जाएंगे, ठीक है। वो कहे नहीं नहीं ना जर्नल एंट्री करो ना इंपेयरमेंट लॉस निकालो, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो। हुसैन एसोसिएट्स, याद करो क्वेश्चन बैंक वाला सवाल होमवर्क दिया था ईद से पहले और ईद के बाद किया था, उसमें क्या किया था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवाई थी, इंपेयरमेंट भी उसने, ठीक है। वहां पे भी चौथी तरह का सवाल क्या हो सकता है, वो एडजस्टमेंट देके जरा एक्सप्लेन तो करो, तो एक्सप्लेन करने वाले भी सिखाऊंगा, अलग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सही है, ऐसे ही यहां पर है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकलवा ले, वो रिक्वायरमेंट होगी, नहीं निकलवाई उसने, ठीक है। बल्कि उसने क्या कहा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ, तो नंबर उसके मिलेंगे जो यहां पे चीजें आएंगी। हाँ कोई अगर रहम दिल एग्जामिनर हो, कुछ भी ना लिखो और सवाल की वर्किंग में पड़ा हो सकता है 1-2 नंबर यहां पे दे जाए आपको, लेकिन यहां पर चीजें पहुंचाने के नंबर है। तो पहले सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट लिख लो, जो समझ में आता है वो लिखो, और जो फिगर मिलती जाए वो लिखते जाओ। वेट नहीं करना कि इंटरेस्ट मिलेगा तो डेप्शन लिखूंगा, डेप्शन मिलेगी तो बिल्डिंग पे जाऊंगा, बिल्डिंग मिलेगी तो लोन पे जाऊंगा, बल्कि यूं कहोगे 80,000 का लोन है ना, सवाल ने नहीं बताया कि वो कभी वापस हुआ है इस साल में, या बल्कि सवाल ने क्या कहा है लोन अज्यूमिंग लाइफ इज 10 साल एंड लोन इज रीपेबल इन 2025। अच्छा 3 साल, बिल्कुल जी बिल्कुल, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19, थोड़ा सा वर्किंग के लिए जगह छोड़ लेते हैं, फिर अगले सवाल की प्लानिंग मैं यहां कर लूंगा जी। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 18। हटो, यहां पे भी लिख लेते हैं। फिर क्या आप बताओ क्या करें, अगर लोन के साथ नहीं लिखा हुआ कब रीपेबल, क्या अज्यूम करें, नॉन करंट कर लेना। फिर नॉर्मली इसी तरह से ही होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं तो 4-5 साल 10 साल के लिए ले लेते हैं, लेकिन वो बताएगा आपको इस दुनिया से अब निकल आओ मेरे दोस्त कि वो अजम्पशंस पे आपको रखेगा, नहीं रखता अजम्पशंस पे। मैंने तो आपको ये कहा आज का सवाल में ये भी लिख देता फॉर द पर्पस ऑफ IS 23, जिस सवाल पर दिस एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, वो तो आपको यहां पे भी सोचने की मजबूर नहीं कर रहा, निकल आओ इस दुनिया से, बताएगा आपको सब कुछ। बेटा वो ठेकेदार को हो रही है पेमेंट, डिटेल टू ठेकेदार नॉट बैंक। यार इसमें हंसने का, किसी के सवाल पे आज के बाद कोई हंसेगा ना तो वो क्लास से बाहर जाएगा, ओके खबरदार। और ये सवाल करने वालों के लिए मैं उनके साथ हूं, ठीक है ना। कोई कहता है तो कहता रहे, कोई कहेगा तो तुम्हें ये समझ नहीं आई, वो कहता है तो कहता रहे भाई, कोई कहेगा यार तुम्हें तो बोलने नहीं आता, एक्सेंट ऐसा, कहता है तो कहता रहे भाई,
6 महीने किसी बेवकूफ की बात में थोड़े जाया करने हैं। तो सवाल करने वाले ने बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं साथ हूं उनके, ठीक है। आप हंस के दिखाना किसी के सवाल पे। जी भाई साहब, लोन लिया है, मिसाल के तौर पे टोकरी में पैसे लोन है, अलग टोकरी रखते हैं, पैसे यहां पे डाल दिए। अब बैंक को ये पैसे वापस करने 2025 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया है ना, लिया तो लोन उसके लिए था, तो यहां से निकाल के पैसे ठेकेदार को दिए हैं, ये वो पेमेंट है। ओके, लोन इज रीपेएबल, रीपेएबल किसको है, जिससे आया है बैंक से, वो 2025 में, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा आपको मत इंतजार करो कि ये सारी चीजें निकले। नजर आ रहा है कि लोन कितना है, 80,000 का लोन है, कोई रिपे नहीं हुआ, वो कह रहा है होना भी कोई नहीं है 2025 तक, तो फिर सारा ही क्या है, नॉन करंट है और सारे सालों में। अब ये नंबर थे, अब जिसको सारा सवाल नहीं आता उसको इसके नंबर मिल जाने थे। पास होने वाले ऐसे करते हैं, जो समझ आता है वो कर देते हैं, पूछना अपने सीनियर से। और जो आजकल नजर आने शुरू हैं 2 दिन, उनसे पूछना तुमने क्या किया, कहेंगे ऐसा नहीं किया, बस काश ऐसा कर लेते, हिम्मत कर जाते, ठीक है। नजर आ रहा है, एंड तक नजर आ रहा है, 80। ओके, नेक्स्ट जी। अब अगली चीज, ओ भाई बोलो मत, अगली चीज बिल्डिंग की हमें निकालनी होती है बुक वैल्यू, ठीक है। यहां ब्रैकेट में भी निकल सकती है, लेकिन चलो फिलहाल बिल्डिंग की बुक वैल्यू तो तब निकलेगी जब कॉस्ट निकलेगी। लेकिन चलो एक आसान काम हो सकता है, एक आसान काम, नंबर टोटल 10 महीने का एक्सपेंस हमने पे करना है बैंक को, जिसमें से 8 महीने का इधर जाना है और 2 महीने का इधर जाना है। इधर वाला लिख लिया है ना सारा कुछ, तो ये नंबर क्यों लूज करें, मैं क्यों इंतजार करूं कि ये सारी फिगर्स आएंगी, तो फिर नहीं, सामने जो चीज सामने आ जाए फटाफट कर दो, ठीक है जी। इधर जैसे कि मैं यहां कर लेता भाई, ये वर्किंग ब्लू से करूंगा, नजर ना आए तो बताना। लोन है 80,000 का, ठीक है, इंटू 12%, ये तो हो गया पूरे साल का इंटरेस्ट, इंटू 2/12, ठीक है, कितना हुआ, ये 1600 है 2018 का एक्सपेंस। ये पेबल या नहीं वो बाद में बात करता हूं, मैंने खामोश रखा हुआ है, फिलहाल को समझो पे हो रहा है साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट अगला साल आया, अगले साल में 80,000 पर 12%, लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, कितना, पूरा 9600। अच्छा वो माइनस कर दो, एक ही बात है वैसे। और उससे अगले साल भी क्या वर्किंग शो कर दो, करनी है तो दोबारा एक्सपेंस, ठीक है। ये मुफ्त के नंबर क्यों छोड़ते हैं, असल तो ये टेक्निकल था, यहां 2 महीने का, यहां 8 महीने का, टोटल 10 महीने का। 9600 नहीं बनता, कम बनता है, बनता भी कम ही था, ठीक है, तो सही है। अच्छा, अब सवाल में ना, मैं क्योंकि मेरी अपना बनाया हुआ सवाल है, उसमें मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट कैसे पे होना है, तो मैं खुद बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट हर महीने बाद हम पे कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि 10 महीने के एंड पे 10 महीने का इंटरेस्ट पेड हो, उसका पेबल यहां लिखने की कोशिश करो आप बैलेंस शीट। ओके, सवाल खुद बताया करेगा, आगे सवाल आ रहे हैं इंशाल्लाह, लोन की किस्तें भी होंगी, इंटरेस्ट भी होगा, पेबल भी आया करेगा, सब कुछ करेंगे, ठीक है। फिलहाल नहीं, फिलहाल मेरा सवाल था ना, मैंने खुद बता दिया, इंटरेस्ट है तो रेट तो एनुअली होता है, पेमेंट वो मंथली भी करवा सकता है, क्वार्टरली भी करवा सकता है, 6 मंथली भी करवा सकता है, एनुअली भी करवा सकता है। मैं खुद मुंह से कह रहा हूं आपको कि हमारा इंटरेस्ट हर महीने पे हो जाता है, तो फिर 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे हो चुका है, इसलिए कोई पेबल नहीं है। ओके डन, सही है। अभी क्योंकि सवाल आ जाना था, इसलिए मैंने पहले ही एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर बता दिया। चलिए आगे, लो जी, काफी सारे नंबर आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चाहिए क्या, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग की बुक वैल्यू चाहिए, जिसके लिए कॉस्ट चाहिए, और डेप्रिसिएशन माइनस करनी है एक्यूमुलेटेड, और जाहिर सी बात है कॉस्ट ही चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए भी, तो इसका मतलब सबसे पहला काम अब क्या करना पड़ेगा, तो जैसे जरूरत पड़ती जाए चलाते जाए, वैसे स्टार्ट में भी हम कर सकते हैं जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हालांकि कह रहे हैं कंप्लीट हो गई, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं बिल्डिंग बन रही है। अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, सबसे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। पेमेंट मत कहना, खतरनाक लफ्ज है। आपने कोई एसेट खरीदा, पैसा एक नहीं दिया, क्या एसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे, एसेट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। आपने बिल्डिंग बनवा ली, ठेकेदार ने कहा जी इतना कम हो गया, 20 लाख रुपए का बिल बन गया, अच्छा दे देते हैं, लेकिन बिल्डिंग तो बन गई है ना, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ठीक है। इसलिए कॉस्ट लिखना, यहाँ पे पेमेंट्स ना लिखना, पेमेंट्स नहीं कॉस्ट, जितना काम हो गया है वो देखेंगे इंशाल्लाह, सवाल आए आगे। हमने ना असल में कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये प्रोग्रेस बिलिंग पे चलता है, जैसे प्रोग्रेस होती जाती है, हम आहिस्ता पैसे, स्टार्ट में सारे पैसे नहीं देते, लेकिन नासी ना जाए ठेकेदार, एंड पे सारे नहीं लगते, वो कहेगा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर मैं जा रहा हूँ किसी और से करवा लो, तो जैसे जैसे काम होता जाता है साथ साथ पैसे दिए जाते हैं ना, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा एक दिन लगाएंगे इसके ऊपर, प्रोबेबली मंडे का दिन होगा या ट्यूसडे का, जो आखिरी दिन होगा, बस वो लगाएंगे, उसमें प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। ओके, फिलहाल वो नहीं है, फिलहाल यहाँ पर सादा बात, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेनी है, क्या लेना है जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाँ जी फरमाएं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, ये पढ़िए, ये भाईजान जो पेमेंट्स भाईजान को बताओ जरा, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार वाले, ठीक है, 50,000, 20,000, 10,000, ओके, 80,000, सही यार, 1000 तो नहीं हो वैसे, कम ही हो, चलो। उसके बाद ये मैं इसलिए लिखवाता हूं कि जब आए तो भूल ना जाना, ठीक है। इंस्टॉलेशन भी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग नहीं, प्लांट होता है, बिल्डिंग कैसे उठा के लाए इंस्टॉल कर दी, नहीं, वो प्लांट में नॉर्मली इंस्टॉलेशन होती है, तो इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन, ऐसी कॉस्ट भी ऐड हुआ करती है, वो पुरानी बात है, वो आईए 16 पहले बता चुका है, तो आईए 16 बता चुका है, वो उसको ना मना कर देना, आईए 16 वाला एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे वो वाली लिख देता हूं जो यहां पे नॉर्मली आती है, वहां पे नहीं लिखी होती थी, मैप फी, परमिट फी, कंसल्टेंट फी, इंस्टॉलेशन
कंसल्टेंट फी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो आईए 16 ने कही थी, ये आईए 16 ने कही थी ऐड करना। इस सवाल में तो आ जाएंगी ना, पास पेपर के सवाल आ रहे हैं आगे, ठीक है, फिलहाल कोई नहीं, ठीक है। तो नई चीज हमें कल सिखाई गई वो है बोरोइंग कॉस्ट, जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी है, वो कितनी है 6400, ठीक है जी। चलो टोटल 86,004, ये है जी कॉस्ट। यार ये एंड वालों ने तस्वीर भी तो बनानी होगी ना। अच्छा जी, कॉस्ट तो बच्चों आपको पता है सेम ही रहनी है, लेकिन चूंकि वर्किंग वहां पर मतलब यहां पर हमने बुक वैल्यू को लेकर जाना है, तो मैं एक वर्किंग कर लेता हूं अलग से, जिसमें मैं बुक वैल्यू ना कैलकुलेट कर लेता हूं। वैसे ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन मैं वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3, इसमें हम बिल्डिंग की बुक वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट लेस करेंगे इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर। मैंने इस लेवल के ऊपर सवाल को आपको करवाया है कि इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट्स ही ऐड हों, अगर एक्सट्रैक्ट मांगे तो चीजें ऐड हों, लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो आपको पता हो कौन सी चीज कहाँ आती है, तो नई चीज सीखते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। मिला कुछ भाई, कुछ मिला उसको, रजिस्टर उसका है, ढूंढ ढूंढ रहे हो कुछ उसमें से जी। तो देखिए इधर कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ओहो 86,000 तो सिर्फ इधर आना है। बी कॉन्फिडेंट, रीवैल्यूएशन तो है नहीं, ये तो हमेशा यही रहेगा अनलेस कोई एडिशन हो जाए। 86,400, 86,400, कोई हर साल ये रहेगा। नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। परेशान हो जाओ बेसकोट वाले भाई, परेशान हो जाओ, परेशान हो जाओ तो लेजर बना लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो परेशान नहीं हो रहा, इसलिए मैं तो यहां पर लिखूंगा ब्रॉड डाउन प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू कैरी डाउन, ठीक है ना। ये समझ आ रही है बात, कल बना के भी दिखाया था लेजर, ओपनिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड और क्लोजिंग बैलेंसिंग। नहीं तकलीफ हो रही, इसे नहीं समझ आ रहा तो लेजर बना लो, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, अब ओपनिंग डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18 की बात कर रहा हूं। 18 वाले साल में ओपनिंग अक्यूमुलेशन कितनी थी? 0। फॉर द ईयर एक्सपेंस निकल चुका है? नहीं नहीं नहीं, अभी निकला, निकालेंगे, ठीक है। वो कहेगा मुझे क्यों निकाला, हम कहेंगे इसलिए कि हमने कैलकुलेट करना था, तुम्हें यहां पे नंबर लेने थे। अब एसेट की कॉस्ट 86,400, बता दो एग्जामिनर को, वर्किंग 2 में हमने निकाला ये, एक बार बता दो ना, एक बार बता दो, ठीक है ना। अच्छा जी, 86,400 भाई, एंड वाला ब्लू नजर ना आए तो ध्यान से सुन लेना प्लीज। 86,400 ये कॉस्ट है, लाइफ है 10 साल डिवाइडेड बाय 10, और कंप्लीट किस दिन हुई थी? कंप्लीट जब नवंबर को, तो नवंबर और दिसंबर, तो डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तो पहले 2/12, ये आगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2/12। 1440 की एंट्री बोलनी, एंट्री डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा, यहां पे स्टार्ट में लिख देना है, चलो अब स्टार्ट में लिखा, एंड पे लिख देता हूं। कौन सा साल है ये? 2018 का, ये वर्किंग आगे हमारी 2018। बताना तो है ना एग्जामिनर को, भाई लेजर नहीं बनाना, आज तुम नुक्कर में लग गए हो तो लेजर नहीं ना बनाना, पर ये तो नहीं कि वर्किंग शो ना करो, कैसे बना बता दो, ठीक है। चलो पहले साल में माफी मिल सकती थी, पहले साल के अंदर माफी मिल सकती थी, ठीक है, कि पहले साल में आप सिर्फ ये डायरेक्ट लिख देते क्योंकि था ये, आगे नहीं माफी मिल सकती, ओके जी। तो कैरी ऑन क्या आ गया? 1440, 84,960। अब एक साल का होता तो बस सवाल खत्म, ये 84,960 उठकर यहां पे चला जाता, ठीक है जी, अब सवाल खत्म, ठीक हो गया। लेकिन सवाल तो बढ़ता गया कच्ची लस्सी की तरह। अब आगे बढ़े हम, अब अगले साल क्या करना है? लोन तो नहीं हिला, इंटरेस्ट पहले निकाल चुके हैं, सिर्फ क्या निकालना है अब? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, 86,400 बटा 10, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना जी। अच्छा 8,000, डबल एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर द ईयर है। पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग, ओपनिंग कहां से मिलेगा? क्लोजिंग से। लेजर नहीं बना रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट चला रहे हैं काम, और अगर जरा सा भी मसला महसूस हो बना लो लेजर, फेल होने से तो बेहतर है 2 मिनट औखे होकर लेजर बना लेना। वैसे समझ आ रहा है? किसी को ना समझ आ रहा हो आकर, उसके लिए मैं लेजर भी बना देता हूं, बताओ बीबी। 7632 लास्ट ईयर। बस दोबारा क्या लिखना, लिख लेना, दोबारा लिखना हो तो 86,640 एक्सपेंस डेबिट और 86,40 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2020 के लिए। ओपनिंग कितना है? 10080। ये ज्यादा अच्छा सवाल है ना जी। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? ओके, हाथ नीचे करें। कितनों ने अटेम्प्ट किया था? ओके, हाथ नीचे करें। हैदर खड़े हो जाएं। क्यों नहीं किया था अटेम्प्ट? हाथ क्यों नहीं खड़ा किया दोनों दफा? जोर की लगी उसको। अच्छा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? हैदर ने फिर हाथ नीचे किया है।
अच्छा, किसने अटेम्प्ट ही नहीं किया? वो खुश नसीब, खुश बख्त। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। तुम्हें क्या पता कि ये क्या होती है? पहला दिन तो नहीं है, पहला दिन तो नहीं है, हैं? फिर क्यों पहला दिन हुआ ना, छुट्टी के बाद आज पहला दिन है, क्यों ऑफ था? आप सेट कर दूं तबीयत तुम्हारी? बैठे भाई, मैंने कहा खड़े हो जाए, आपकी तबगिरी में जाए आप। ओके चलें आप आगे। अच्छा, जाना ही बनता है। ओ भाई हाइब्रिड वाले, क्या हुआ है? ओ भाई कैपमैन, किधर किधर किधर? ये कैमरे किधर देखे, हाथ लाओ, राइट साइड में क्या? ओके ओके, जल्दी आना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगले 2 मिनट मैंने पढ़ा देने। ये एंड पे गर्ल्स क्यों बोल रही हैं आपस में दरवाजे के सामने जो आखिरी रो में बैठी हैं? अगर अगली वाली फीमेल स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रही है तो आंकड़ा करें, निकाल देते हैं इनको क्लास से। नहीं, अच्छा नहीं हो रही, ठीक है, बोले बोले जी, बोले बोले बोलो, कोई बात नहीं। अभी ये जरा नजर, कड़ी नजर रखी हुई अब मैंने। अब ये सेकंड क्लास रो में भाई बैठे बोले जा रहे हैं ग्लासेस वाले भाई बोले जा रहे हैं साथ वाले से। ये एंड पे क्यों इतने फंस के 4-5 बैठे होते हो? आखिर से 2 बच्चे उठ जाओ और अगली रो में आओ। एक राइट साइड वाली तीसरी रो में आए और एक राइट साइड वाली दूसरी रो में आए। नहीं, तीसरी और लेफ्ट और राइट में आ जाए। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, उठ जाए, बंदा भेजूं, आखिरी 2 बच्चे उठ के आ जाए आगे। इजाज़ आइंदा ना बैठा करें यहाँ पे फंस के आपस में। आगे 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 आगे, थर्ड रो में लेफ्ट और राइट बिठाओ इनको, थर्ड रो में, थर्ड रो वाले जगह बनाएं भाई, थर्ड से आगे निकल आए हो आप। ओके, उन्होंने लग गया पता भी, असली फंस गए हैं। पहले पूछने जाओ ना भाई, फिजिकल में आना नहीं, हम ठीक है, चिल है वो, मैं करता हूं चिल, ये सर्दी वाला चिल ही होना है। तो भाई ये रूल याद है, ये रूल है फॉर स्पेसिफिक लोन्स। कल यहां पर ऐसे लाइन डालूंगा, यहां पे लिखूंगा फॉर जनरल लोन्स और नया रूल लिखेंगे। फिलहाल जिंदगी रही जाहिर सी बात है, तो फिलहाल कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुरू करें। ऐड करना एसेट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट को, रोक दें। सिचुएशन के ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, रोक दें, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये पूरा लिखते रहना आपने। अच्छा जी, अब आज वाला सवाल करते हैं। घर से मैं सोच के आया था मैं चौथा सवाल करवाऊंगा, करवा गया तेजी में 5वां 15वां। तो अच्छा, मेरी पढ़ाने की स्पीड ज्यादा है? कहता सर खुदा का खौफ करो, सिर पीड़ होगी, बस करो, जान छड्डो, पढ़ाते नहीं। ये बात है, ये भी बात गलत है ना, ऐसे भी नहीं करो ना। अच्छा जी भाई, पेज नंबर वापस आ गया 54, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 54 नंबर सफे पे 5 नंबर सवाल है। होमवर्क वाला सवाल किया अभी तक हमने, पार्ट 2 शुरू कर दें। ये तीसरों में अभी भी भाई आए हैं ना, ये परेशान बैठे हैं कि पता नहीं क्या, शुरू करें। अच्छा जी, अब एक मसला है, वो मसला ये है कि ये सवाल मैं मिटाने लगा हूं, मिटा दूं ना? आप सारा कुछ ही मिटा दो, मैंने बड़ा सारा टाइम बचाना है। ये देखो, बल्कि ये भी जाने दो, ये तो ईयर बाद में लिखेंगे ना सवाल के हिसाब से, ठीक है ना? अंग्रेजियां तो लिख लेना। ये तो फिर पूछना पड़ेगा ना आपसे। बताने का मकसद है कि फॉर्मेट वही है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखो बनी हुई है, उसमें फिर देखेंगे क्या कुछ आ सकता है, ठीक है ना? वो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, दिल कर नॉन करंट एसेट भी मिटा देंगे, चलो अब आपको पता है। यहां पर इधर देखिए, सिर्फ आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि देखो अगला सवाल भी ऐसा ही होगा भाई, एक आधी चीज ऐड हो जाएगी, हर रोज ऐसा ही होगा, एक चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है? मतलब गुजारा हो जाता है ऐसे बैठ के, टांगे ऊपर रख लिया करो, मैं कहता हूं बेंच के। अच्छा शुरू करें। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। ऑन यकम जनवरी 16 दरमियानी टर्म लोन ऑफ 2 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिक, ये 2 मिलियन है तो मैं मिलियन में सवाल करूंगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि कहीं छोटी फिगर आएगी तो वो, तो बहुत छोटी फिगर है ना, 2 मिलियन 0.8 0.6, तो परसेंटेज लग के 0.03 आ गया, फिर तो मैं 2 डेसिमल तक जाऊंगा, लेकिन करूंगा मिलियन में सवाल, ठीक है? यकम जुलाई 16, बड़ा मसला तो ये है कि यकम जुलाई से 30 जून वाला सवाल आ जाए तो आधा हमारा वैसे ही वहां पे 8 फेल हो जाता है। ऑन यकम जुलाई 16 a medium term loan of 2 million was obtained specifically for construction of the building. The construction work started on यकम जुलाई 16. The loan carried markup of 10%. The payments made to contractor, लोन ना वापस करा देना, ठीक है? The payment made to contractor. अच्छा, ये जब सवाल करते हो फिर बाद में बार बार वो याद कराता हूँ, उससे माइंड तो नहीं करते आप लोग? वो मैं चाह रहा था कि जिसका सवाल ज़हन में आया उसके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए अगर बुरा लगता है तो लगता रहे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। The payment made to contractor were as close, ये बह रही है, यकम जुलाई, यकम नवंबर, यकम जनवरी, यकम मार्च, डन। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 17, और ये तो अगले साल में चला गया। यकम जुलाई 16 से 30 जून 17, शुरू भी हमारे साल में हो रहा है, खत्म भी हमारे साल में। खत्म नहीं होगा, वो सवाल कल आना है, इंतजार है कल का भी, इंशाल्लाह आएगा। अच्छा जी, यहां तक सवाल कोई मसला है तो बताओ। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज भी निकल सकती है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी निकल सकती है, और जो मैंने आगे एडिशनल काम करना है सब समझ आई होगी, हम एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, वो पहले सुनो।
हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक लोन। एसी देखने वाले भाई, हम पढ़ रहे हैं, पानी आ रहा है, इधर हो जाओ, फिर लूंदे बने खुर जाओगे, कुछ नहीं होता, इधर हो गए भाई, जगह बना दो, मैं इसको सेट करा दें। अच्छा, स्पेसिफिक लोन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक लोन, मतलब वो लोन जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमने लिया। इसका मतलब ये भी है कि इस लोन का पैसा हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, कहीं और लगने नहीं देना। इसलिए मैंने कल एक बात की थी कि एक नई टोकरी खरीद लाएंगे अलग से, ये पैसे अलग उसके अंदर रखेंगे ताकि ये कहीं और ना जाए। नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? ठीक है, देख लो, आज इस दफा नींद नहीं आनी चाहिए, इस दफा नींद उड़ जानी चाहिए। अच्छा, सवाल ऐसा ही आया था। अच्छा चलें, देखेंगे पास पेपर जब देखेंगे तो लगेगा पता। अच्छा सुने, हाँ, हमने प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली ये लोन लिया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल भी नहीं करना। अब लोन आया 2 मिलियन का, क्या सारा इकट्ठा कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा दिया? नहीं, वो जैसे जैसे काम करेगा, पहले पकड़ा दो, फिर कल से अगले दिन नजर ही ना आए, फिर आप पीछे पीछे वो आगे आगे, पैसे गए सो गए। 20 लाख का लोन लिया है, सारा 20 लाख इकट्ठा उसे पे नहीं कर दिया, नहीं किया हमने। हम तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ एडवांस उसने ले लिया कि काम शुरू करना है, पैसे दे दें। फिर जैसे जैसे वो 2-3 महीने की प्रोग्रेस शो करता है, वैसे वैसे उसको हम पेमेंट डिस्पर्स करते हैं, जाके बैठे सारे। ठीक है, अब अक्लमंद बिजनेसमैन सरप्लस में पड़ा हुआ कैश नहीं छोड़ता, क्योंकि कैश दराज में पड़ा है, आपकी जेब में जो कैश पड़ा है वो क्या बच्चे देगा? उल्टा वो डेप्रिशिएट होता है। ठीक है ना? तो आपके पास अगर वो सरप्लस फंड्स पड़े हैं तो अक्लमंद बिजनेसमैन क्या करता है? उन्हें कहीं इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न कमाता है। पैसा पड़ा तो ऐसे ही फारिग जाया ही हो रहा है ना, तो उसको कहीं इस्तेमाल करो। और सिक्योर्ड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी रखा जा सकता है। सिक्योर्ड किस्म की इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इस तरह की चीज जिसमें रिटर्न तो कम होता है लेकिन सिक्योर होता है, नुकसान का इतना खतरा नहीं होता। ठीक है ना? तो ऐसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये लोग भी जो स्पेसिफिक लोन लेते हैं। क्या मतलब? स्पेसिफिक लोन मैंने कहा सिर्फ इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट पे, सिर्फ इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट पे। अब पैसे जब लोन के आए तो वो तो एक अलग करके रख लिए, अब थोड़े थोड़े करके वो बिल्डिंग में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए हैं, तो सारे तो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो गए, तो जितना अरसा वो पैसे वेले पड़े रहेंगे उतना अरसा क्या किया जाएगा? उन्हें इन्वेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्ट करके इनकम कमाई जाएगी। ठीक है, तो जरा एक जुमला लिख लो, व्हेन लोन इज ऑब्टेन्ड, लिया जाता है, जब लोन लिया, बल्कि उर्दू में लिखो, अंग्रेजी छोड़ो, उर्दू में लिखो, अपनी जबान में अकाउंटिंग। जब लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं। जब लोन लिया जाता है, ब्रैकेट में लिखो लायबिलिटी, जब लोन लिया जाता है, लोन लिया जाता है तो क्या होती है? लायबिलिटी होती है ना। जब लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं, फुल स्टॉप। और जब पैसे कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं, जब पैसे कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख दो डिपॉजिट एक्सेट्रा, हाँ एसेट होता है। जब पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जब सरप्लस पैसे, सरप्लस फंड्स, पैसे की वजह से काट के लिखो, पैसे को काट के लिखो, जब सरप्लस फंड्स, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जब सरप्लस फंड्स कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उन पर इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम, जो मर्जी लिख लो, उन पर इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव की जाती है, उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव की जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक ही बात है। ओके, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न किसी भी तरह आता, बैंक में किया तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, किसी के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड आ सकता है। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, बात समझ आई? बैंक से लोन लिया है, उस पर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, सही है। और सरप्लस फंड्स पड़े हों और उन्हें इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उस पर क्या मिलेगा भाई ग्लासेस वाले? उस पर क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। छोड़ो यार IS 23, IS 16 वाला प्लांट याद है? IS 16 वाला प्लांट, और कौन सा? हाँ, पौधा। परचेज प्राइस लेट्स से 500 रुपए, इंस्टॉलेशन पे लगे 10 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन पे लगे 5 रुपए, ठीक है 15 रुपए। अब टेस्ट रन की कॉस्ट याद है? एसडी कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन हमने बात की थी कि अगर उससे कोई प्रोसीड्स हो जाएं, सही है, तो मिसाल के तौर पे 5 रुपए, नॉर्मली ये सस्ता बेचा करते हैं, सैंपल होता है ना, माइनस कर देते, ठीक है ना? क्यों? टेस्ट रन की कॉस्ट अगर एसिडी कॉस्ट में ऐड होनी है तो उस टेस्ट रन से बनने वाले सैंपल अगर बिके हैं तो उसको भी फिर एसिडी कॉस्ट में से नेट करो उस अमाउंट को। यही सिखाया था। बोलो, अब इसके लिए करते भी क्या थे? इसके लिए हम यूं करते थे कि हम कहते थे जी ये जो कॉस्ट है ना, इसको आप नेट कर लो 5 से, ठीक है, और यहां पर क्या कर दो, यहां पर 3 ले लो और ये अलग से ना लिखो। ऐसे ही मेरा दिल की तरह पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, भूल ना गया हो, ठीक है? ये बात समझ आती है? ये है प्लांट की कॉस्ट, ये है बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, जिनमें एक टेस्ट रन कॉस्ट भी है। एसिड की कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, और ये भी एक कॉस्ट है जो एसिड कॉस्ट में ऐड होनी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, ये एक कॉस्ट है जिसे एसिड की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ऐड करते हैं ना, लेकिन इसी लोन में से कुछ सरप्लस पड़ा था, वो इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इनकम आ गई, तो वो भी एसिड की कॉस्ट में से माइनस नहीं होना चाहिए? बोलो। तो अब 2 तरीके हैं अगेन, या तो टेस्ट रन कॉस्ट को अलग ऐड करके प्रोसीड को लेस करो, या नेट कर दो प्रोसीड से और यहां पर ऐड कर दो। ऐसे ही यहां पर है,
चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग ऐड करो और फिर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स को अलग माइनस करो, चाहो तो इन दोनों को नेट कर दो। हम नेट किया करेंगे, ठीक है ना, दोनों सही हैं, लेकिन हम क्या किया करेंगे जो पर्चे के लिए इजी है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स में से लेस किया करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम, जो भी कह दो, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है जी, कर सकते हैं ना, यही तो मसला है। मसला ही तो यही है, स्पेसिफिक लोन है, सिर्फ इस्तेमाल करना है बिल्डिंग में, तो जब तक बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वेला पड़ा है, तो हमने कहा इन्वेस्ट कर लो। अब ये ना, इसीलिए नॉर्मली इसका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए ऑन डिमांड बैंक को जमा करा दें, भाई रखो, हो सकता है 2 महीने बाद निकालना, हो सकता है 3 महीने बाद निकालना, तो बैंक भी उस पर रिटर्न कम देता है। ठीक है ना, ऑन डिमांड किसी ऐसी छोटी मोटी सिक्योरिटी में करवाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के लिए लिया ना, तो स्पेसिफिक लोन कहीं और बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करना, तो रखा हुआ है ना वेला, तो वेला यहां टोकरी में रखने के बजाय किसी बैंक में रखवा दिया, वहां से इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, जितना सा रखेंगे उतना सा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सही है, और सही है। अब जी वो देख लेंगे, अब इसी साल के अंदर 2 महीने, फिर 2 महीने, क्या कहाँ दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे ऐसे। ठीक है, अच्छा इसी साल में अभी देखना ना, कुछ बचना ही नहीं है, तो बस कुछ कुछ महीने की इनकम निकालनी है, तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल भाई मैं सवाल इसे रिपीट नहीं कर रहा कि ये ऐसे ही सवाल था। अच्छा, अब ये एक लाइन सामने लिखी थी जो छुपा दी थी, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट, लोन लिया तो 10% पे लिया, और जब ये सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट आई तो ये नॉर्मली कम ही आता है। उसकी वजह मैंने कई वजूहत होती हैं, एक तो मैंने ये बता दी, ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑन डिमांड हमने रखा होता है सिक्योर, तो नॉर्मली जो है वो कम रिटर्न होता है। लेकिन इन बातों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, लोन लिया है उसमें 10% इंटरेस्ट देना है, जो सरप्लस फंड्स पड़े हैं उनके ऊपर 4% की इनकम आएगी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालना थोड़ा टेक्निकल काम इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट इनकम होती है सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट पे, और सरप्लस फंड्स निकालने पड़ते हैं हमें, जैसे 2 आया, इतना गया, फिर इतना गया मुख्तलिफ डेट्स पे, तो उसके लिए हम एक वर्किंग करेंगे। हाँ, रिमेनिंग अमाउंट वो वर्किंग बाद में करेंगे, वो अभी देख लेते हैं ना। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए जरा रुक जाओ और समझो, सरप्लस फंड्स वाली बात ही नहीं थी सवाल में, जैसे मैंने छुपाई हुई थी। ठीक है ना, मैंने छुपाया हुआ था, सही है। ठीक है, अब पहले बाकी वाला सवाल कर लेते हैं। ओके जी, अपना रूल अपना रूल अपना रूल कमेंसमेंट और सिजेशन जरा पक्का कर लें जी। ऑन यकम जुलाई 16, 1 मिनट यार, ऑन यकम जुलाई 16 ऊपर लिखते हैं, देखते हैं ना, ऑन यकम जुलाई 16 मीडियम टर्म लोन वाज रिसीव्ड, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई 16। तो कमेंसमेंट में लोन रिसीव किस दिन हो रहा है जी, यकम जुलाई 16, वर्क स्टार्टेड यकम जुलाई 16। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, पहली पेमेंट भी कंस्ट्रक्शन की, अब्दुल्ला ठीक है ना, इतना पढ़ के भी तो आना था ना। अब इसमें तो लेटर एक ही सेम ही डेट है, तो कमेंसमेंट डेट क्या है हमारी कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट की, यकम जुलाई 16। द प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 17। कितने मंथ्स हैं? व्हाट, लेटर ऑफ का इंपैक्ट कल बताया तो था, लोन आया यकम जुलाई को, काम शुरू हुआ यकम नवंबर को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीनों का इंटरेस्ट बैंक तो लेगा, एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ना करो इस तरह से, बस वो फिर स्टैंडर्ड का रूल है, ऐसे लिख लेते हैं तो हम सिक्योर हो जाते हैं। ओके हाँ जी, कैपिटलाइजेशन कितनी करनी है? अच्छा देखो 9 मंथ्स। अब देखो बात यह है कि जो आसान नंबर हुआ करे ना, वो आपने सबसे पहले लेने। अब सवाल पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा भी आपने, मैं पूरा सवाल ना पढ़ा। एक तो आपने टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालनी है टू बी कैपिटलाइज, और कॉस्ट ऑफ, चलो ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है फिलहाल, लेट्स से इतनी ही रिक्वायरमेंट है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का फॉर्मेट यही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऐसी निकलती है, ये 2 रिक्वायरमेंट्स, बाकी तो मैंने एडिशन डाले ना बाद में। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इनकम है तो होती रहे, उसके लिए कोई वर्किंग करनी है तो कर लेंगे। असल में सबसे आसान मार्क्स इस वक्त जो आप ले सकते हैं वो कौन से हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, क्योंकि आपके पास लोन की अमाउंट भी मौजूद है, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, और आपने ये ब्रैकेट भी निकाल ली है कि कितने महीने का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होना है, वो कितना है जी, 9 मंथ्स। तो सबसे पहले पर्चे में भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले ये ना असल में इंतजार नहीं करना, वो आएगी फिगर, तो जो फिगर निकलती जाए वो लिखते जाओ। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेना है। लोन कितना है? वो लोन है 2 मिलियन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 10%, और कैपिटलाइज कितने महीने करने हैं? तो 2 मिलियन इंटू 10% इंटू ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा ना इस तरह से, तो ठीक है, इंटू 9/12, 15 ब्रैकेट में। ये अंदर वाले कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस करके नेट करेंगे, अभी तो बात की थी। ठीक है, लेकिन ये रुपीज नहीं है, आप रुपीज इन मिलियन, तो चूंकि ये रिक्वायरमेंट है मैं इसलिए लिख रहा हूं, वरना तो बैलेंस शीट में एक ही बार लिख देते। ये रुपीज इन मिलियन लिखा है भाई, एंड वालों, रुपीज इन मिलियन। ठीक है, एंड वालों, ये आसान नंबर मिल गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। हाँ, इसके लिए तो मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चलो मिल जाएंगी, ये कुछ है नहीं सवाल में, ये फिगर भी तो चाहिए, ये फिगर निकालने के लिए ये फिगर भी तो चाहिए, ये फिगर निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं चलना, चाहे इस सवाल में आप जबानी चल सक रहे हैं, मुश्किल सवालों में ऐसा नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक रिसीट पेमेंट, एक वर्किंग किया करेंगे जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट स्केड्यूल, वर्किंग नंबर 3। अच्छा, ये वर्किंग नहीं थी माजरत वैसे, लेकिन मैं वर्किंग बना दूंगा अभी इसको। ठीक है ना, मतलब मैं कहूँगा ये समझो कि जरा रेफर करने के लिए लिख दिया, वरना ये रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो मैंने बस वर्किंग लिखा हुआ है, पिछले सवाल वाला लिखा हुआ है ना, जाने दो, माफ कर दो अब। ओके जी,
वर्किंग नहीं है ये, वर्किंग नहीं है ये रिक्वायरमेंट है। ओके हाँ, लेकिन मैं ऊपर वाली चीजें गायब कर दूंगा, नीचे वाला सिर्फ लिखा रह दूंगा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, तो उसके लिए फिर ये सारी वर्किंग्स बन जाएंगे। वो मैं चेंज कर लूंगा, सवाल को बदल लूंगा, जवाब नहीं बदल रहा। ओके जी। वर्किंग 3 रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, आपने इसमें सिर्फ क्या लेना होगा, रिसीट्स और पेमेंट्स बस, लेकिन डेट वाइज क्या करेंगे, डेट वाइज रिसीट पेमेंट्स। क्या करेंगे, डेट वाइज रिसीट पेमेंट्स इसमें लेंगे, डेट वाइज रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, अच्छा डेट वाइज आना तो डेट तो नहीं है, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर एसेट, फिर सरप्लस, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो गुजर गया वक्त, बीच बीच में आता भी रहेगा वो वक्त, लेकिन फिलहाल गुजर गया। ठीक है, स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक लोन्स, ये मैंने लिखा है एंड वालों, स्पेसिफिक लोन्स नहीं तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक लोन्स, बड़ा कोई नहीं कमाल कर लिया फिर भी मैं, चलो। और बैलेंस, ये बैलेंस का कॉलम है, असल हमें इसकी तलाश थी। यहां पे वो फिगर मिलेगी जो सरप्लस होगी रिसीट पेमेंट्स देखते हुए, उसको करेंगे इन्वेस्ट, डेट्स हमारे सामने होंगी, इंशाल्लाह ये काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, करें शुरू। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम अपने सवाल में आके रिसीट्स पेमेंट्स को नंबर करेंगे डेट वाइज। आपको पहले 2-3 सवालों में लगेगा आज वाले में, कल वाले में, ये क्या बदतमीजी, आसान सी बात है, लेकिन जब तीसरे दिन पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा नहीं यही तो तमीज थी, ये ना करते तो आज वाले सवाल ना होते, मुश्किल हो जाते हैं ना सवाल फिर। ठीक है, कहां थे हम, ये इस पे मसले पे आए हुए हैं। ठीक है, मसला क्या है, मसला क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम हमने निकालनी है, और उसके लिए जरूरी क्या है, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल का बनाना, और उसके लिए जरूरी क्या है, रिसीट्स और पेमेंट्स को नंबर करना। अब मैं दोबारा बोलूंगा, गलत बातें नहीं बोलनी। ठीक है, नंबर 1 मसला क्या है, सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट जो किया जाता है उस वाली इन्वेस्टमेंट इनकम हमें चाहिए, वो बनाने के लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल चाहिए, वो बनाने के लिए नंबरिंग चाहिए रिसीट्स और पेमेंट्स की। तो सबसे पहला काम ये किया करेंगे, तो रिसीट्स और पेमेंट्स। सबसे पहले क्या हो रहा है, यकम जनवरी 16 को लोन रिसीव हो रहा है, यकम जुलाई 16 को, सॉरी। फिर वर्क स्टार्टेड को भी पिछली क्लास में बच्चे कह रहे थे नंबर लगा दें, मैंने कहा है रिसीट पेमेंट, वर्क स्टार्ट इस डेट के ऊपर ना भी होता, ठीक है, किसी और डेट पे भी होता, तब भी हम नंबरिंग नहीं करते, रिसीट्स पेमेंट्स। ठीक है, तो रिसीट पहली क्या हुई, लोन रिसीव्ड यकम जुलाई को, फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब दोनों एक दिन आ गए हैं ना, तो ए और बी कर दो, 3 आ जाते एबीसी कर देते, 4 आते एबीसीडी कर देते, जेड तक चले जाते एक दिन में, कोई मसला नहीं, चले जाते, एक दिन है तो एक नंबर ही रखना है। ठीक है, उसके बाद जुलाई में और कोई रिसीट पेमेंट, अगस्त में कोई, सितंबर में कोई, अक्टूबर में कोई, नवंबर में कोई, ओ इज नवंबर में पेमेंट है, फिर पूरे नवंबर में और कोई रिसीट पेमेंट, पूरे दिसंबर में, पूरे जनवरी में इज, पूरे जनवरी में, बाद में फिर फरवरी में, मार्च में है, इज है, नंबरिंग इज ओवर। अब इस नंबरिंग के हिसाब से रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं। सबसे पहली डेट क्या आ रही है जी, यकम जुलाई 16, क्या हुआ इस दिन, लोन रिसीव्ड, लिखो ना यहां पे क्या हुआ है, लोन रिसीव्ड, कितना, 2 मिलियन। ठीक है, फिर जी इसी दिन सेम डेट पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.8। अच्छा जी, अब एक बात याद रखना, ये पेमेंट है, ठीक है, एक बात याद रखना, सेम डेट पर जितनी भी रिसीट पेमेंट्स हो उनको ना आपने एक डिब्बे में बंद कर लेना। ठीक है जी, एक है, दो, एक तो एक ही होती है, 2 हैं, 3 है, मल्टीपल आते हैं ना, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, सबको एक डब्बे में बंद करना है और उस डब्बे का आंसर निकालना है। क्या आ रहा है, ये 1.2 हम कहेंगे यकम जुलाई 16 को, भाई इधर देख लो सारे, ये 1.2 यकम जुलाई 16 को अवेलेबल है टू बी इन्वेस्टेड, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो इसको यहां पर लाके लिख देंगे बैलेंस में, लो जी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। साथ साथ नोट मत करो, 1 मिनट रुक जाओ। उसके बाद इधर आओ, 1A 1B हो गया, सेम डे पे था, डिब्बा लगा लिया। फिर यकम नवंबर को 0.6 की पेमेंट हो रही है, तो यहां पे आकर हमने लिखा यकम नवंबर 16, क्या हुआ है, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब कितना पड़ा है, इसमें से कितना निकल गया, मैं यही इसलिए कह रहा हूं कि यहां ऐसे 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 देखा कर। ठीक है, तो 1.2 बैलेंस पड़ा था, 1. थोड़ा उसको बाद में देखेंगे, अभी तो बैलेंस निकाल रहा हूं। 1.2 का बैलेंस पड़ा था, यकम नवंबर को उसमें से 0.6 पे हो गया, तो कितना बच गया, 0.6। अब ये अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़े, यकम जनवरी को 0.2, यकम जनवरी 17 को थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, कितना पड़ा है, 0.6, कितना इसमें से ले लिया हमने, 0.2, बाकी क्या बच गया, 0.4 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आखिरी है यकम मार्च 17 को 0.4, यकम मार्च 17 फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और क्या बचा बैलेंस ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, 0। अब 1 मिनट के लिए जरा रुक जाए, जल्दी से जरा क्विकली देख, फिर बेशक नोट कीजिएगा। नंबरिंग हो गई, नंबरिंग हो गई, यकम जुलाई को लोन आया 2 मिलियन का, और 0.8 की पेमेंट भी इसी दिन हो गई,
2 मिलियन आया, 0.8 गया, नेट में बच गया 1.2, लिख लो बैलेंस में। अब ये बैलेंस अवेलेबल है। फिर यकम नवंबर को 0.6 पे हुआ, यहां पे आए यकम नवंबर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1.2 में से 0.6 पे हुआ, बाकी 0.6 रह गया। ऐसे चलना हमें, ठीक है। फिर यकम जनवरी पर 0.2 पे हुआ, 0.6 में से 0.2 गया, तो बैलेंस में से इतना पे हो गया ना मजीद 0.4, और आखिरी दिन 0.4 पे हुआ और जीरो बस, ठीक है। हमें जो तलाश थी वो थी इन बैलेंसेस की हमें तलाश थी, ठीक है। यही है ना बैलेंसेस जो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है। यहां तक को मसला। अब वो कह रहा था सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम है 4% के ऊपर मिलेगी हमें, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर देखो, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हमारे पास, 2 मिलियन ना, 2 मिलियन लेकर आए थे ये लोग बैंक से, तो ठेकेदार बाहर ही खड़ा था दरवाजे के, उसने कहा मुझे जरा 8 लाख दे दें, तो बाकी क्या बचा 12, तो वो 12 लाख अब अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है। बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वो देखेंगे, वो देख लेंगे, वैसे खुद सोच भी लो, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर जरूरी क्या है, कमेंसमेंट शुरू हो चुकी हो, वरना तो भाई का सवाल कुछ अहम है लेकिन जरा जल्दी है। लेकिन चलो मैं इतना बता दूं, जिस अरसे का इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट में जाता है, सिर्फ उसी अरसे का सरप्लस वाला इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट में जाता है। जो एक्सपेंस एसेट में नहीं जा सकता, उस अरसे में अगर सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो रहा है तो वो इनकम में भी नहीं जाएगा। लेकिन ये वक्त आने पर देख लेंगे, फिलहाल ये थोड़ी सी तरह एडवांस में आपने बात पूछ ली। अच्छा चलें आगे जाएंगे, फिर ये बात दोबारा करूंगा, सही है। किसी को ये बात समझ आई है? शुक्र है बाकियों को नहीं आई, इतनों को भी नहीं आनी चाहिए थी। मैंने सादा बात की है लेकिन उसकी जरूरत अभी कोई नहीं है, इसलिए फिलहाल रहने दो, कल इंशाल्लाह बात होगी। चलें आगे। अच्छा जी, अब इधर देखो, ये 1.2 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, किस दिन अवेलेबल हुआ है? यकम जुलाई 16। अब पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, हजरत जी नवंबर नहीं लेना, ठीक है। तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, 4 महीने तक ये बैलेंस इन्वेस्टेड रहा। फिर हमने इसमें से कुछ निकाल लिया तो वो चेंज हो गया, तो चेंज होगा तो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अब नींद आ रही है तुम्हें? ऐसे सेट कर रहे हैं बैग जैसे तकिया बना रहा है, बस अभी यहां लेटेगा ऐसे यूं करके, टांगे ऊपर रख के भाई की गोद में जी। ओके, तो देखें प्लीज, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.2 मिलियन, ठीक है। 4% इंटू पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 4 महीने तक 1.2 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, 4% मिला, तो 4/12। पागल नहीं है, साथ साथ हम आंसर निकालें, आपने निकालने तो निकालते रहे, ओके। अल्लाह साथ साथ कोई नहीं चक्कर। अच्छा नेक्स्ट भाई, आना बिजली जाएगी तो तुम जाओगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है जी। अच्छा अब नेक्स्ट, ये चेंज हो गया इस दिन यकम नवंबर को, जब चेंज हुआ तो अब बैलेंस क्या हो गया? ये 0.6 अब अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट किस दिन से है? पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और बस 2 महीने, ठीक है। 2 महीने तक कितना इन्वेस्टेड रहा? 0.6 मिलियन इंटू 4% इंटू 2/12, 2/12 नहीं, 2/12 जी। नेक्स्ट 0.4। अच्छा ये देखो, ये यकम जनवरी को चेंज हो गया, चेंज होकर कितना रह गया? 0.4। अब वो 0.4 इन्वेस्टेड रहा। ये ना, ये भी वर्किंग मुख्तलिफ साथीज़ा कराम मुख्तलिफ तरीके से कराते हैं, सब बिल्कुल सही है। अब मैं इस तरह कंफर्टेबल हूं, आप इसी पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब इस क्लास में तो सब बच्चे एक ही तरह से करेंगे ना, ओके, बाकी सब सही होता है। 0.4 यकम जनवरी को अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, 2 महीने इन्वेस्टमेंट हुई रही इसकी भी, और फिर यकम मार्च को खाली हो गया, कोई सरप्लस नहीं है, ठीक है, कोई सरप्लस नहीं। 0.4 मिलियन इंटू 4% इंटू 2/12। अब कैलकुलेटर को ये खिदमत का मौका देना, आपने सारा कुछ इकट्ठा कैलकुलेटर लिखे सारे निकाले कैलकुलेटर, सारे चौधरी साहिबान निकाले, मुलाजमों ने तो पहले भी निकाले हुए हैं, लिख रहा है बाकी मुलाजिम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। चौधरी साहब, यस बट आई वांट टू गेट इट कैलकुलेटेड विद मी। एक मिनट चुप, देखिए 1.2 इंटू 4% इंटू 4/12 प्लस 0.6 इंटू 4% इंटू 2/12 प्लस 0.4 इंटू 4% इंटू 2/12 इक्वल टू, कैलकुलेटर को पता है क्या करना होता है, ठीक है ना जी। पॉइंट बस 2 डेसिमल काफी है, ठीक है। ये एक दफा आंसर आ गया, ओके। ये क्या करना है हमने? माइनस। अब इनका नेट बताओ, ये यहां पर ले आएंगे, बात समझ आ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट लेकर चले गए, जैसे टेस्ट रन कॉस्ट और उसकी प्रोसीड्स माइनस, ठीक है। और ये मुश्किल वाला काम मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, ये भी मैं कर देता हूं, ठीक है, ओके। शर्मिंदा हो जाओ तुम लोग। ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड रिक्वायर्ड था, लेकिन मैंने ऐसी वर्किंग बना दी है, पहले से लिखी हुई थी ना जी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एसिड की कॉस्ट निकलने लगी, एसिड की कॉस्ट निकलने लगी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ना 2 मिलियन मैं तो ना लिखूंगा, मैं पैसे से करूंगा। 0.8 इस सवाल की तैयारी, प्लस 0.6 प्लस 0.42, कोई नहीं, इज वर्किंग 1, तो ये आ गया 2.1। बोरिंग कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड हो रही है तो कैपिटलाइज ही हो रही है। अब बड़े हो गए ना, कल वो दिन और था, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ बोरिंग कॉस्ट भी लिखते तो पता है, ये निकाल के यहाँ ले गए आहिस्ता आहिस्ता, यू नो बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग टॉपिक है, लग जाता है पता। इस दफा आगे 16 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब कुछ मिक्स हो गया हुआ। हाँ जी स्टूडेंट, नहीं कंपाउंडिंग की बात हमने नहीं लिखी,
किसी ने लिखी हुई तो सुकून मारो, साथ साथ निकाल के खा जाते हैं ये लोग। ठीक है, ओके। भाई का सवाल था कंपाउंड ना कर लें इन्वेस्टमेंट इनकम को, जब तक कंपाउंडिंग को खुद ना कहे कभी भी नहीं करनी। ओके, और वैसे भी कंपाउंडिंग नॉर्मली यार देखो ना, 2-2 3-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर बैलेंस बदल जाता है, वो पैसे निकाल लेते हैं, फिर नई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, चलो जी रख लो। तो ये शॉर्ट टर्म बस ऐसे ही चलता है, सीधा सीधा ही। अच्छा सुनो, इधर सवाल की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, लेकिन इधर देखो, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स। अब जैसे ही ये आया, अब ऑल्सो नहीं, मैं तो कहता हूं प्रिपेयर फाइनेंशियल, बाकी छुपा देते हैं। लो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में आने फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, बस एक ये की 17, ठीक हो गया। और जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट की बात सामने, हमने कहा चलो इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, चलो लोन भी लिख लेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन होना जरूरी है ताकि एक्सपेंस भी जाए और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू भी जा सके। तो उसके लिए लाइफ चाहिए थी, वो मैंने लिख दी। ठीक हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब पहले से जेन बना लो, क्या कुछ आ सकता है इसमें। इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है इसमें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, कोई इसके अलावा चीज होगी तो वो बाद में देख लेंगे ना, जो पक्की पक्की याद है वो तो पहले लिखे ताकि इसके नंबर तो मिले। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन है, सवाल खामोश है तो अज्यूम कर लेना लॉन्ग टर्म ही है। ओके, एक ही साल काफी है, 30 जून 17 है ना, है। अब सबसे पहले सबसे आसान नंबर 2 मिलियन, तो लो एक्सट्रैक्ट्स में लोन आना है, और अगर किस्तों वाला होता तो करंट नॉन करंट अलग कर देते। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन किस दिन आया है, यकम जुलाई 16 को, कोई किस्त विस्त पे हुई नहीं, इसका मतलब पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा, बैंक ने पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, लेकिन कैपिटलाइज हमने किया है सिर्फ 9 मंथ्स, तो बाकी 3 मंथ्स। तो 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 3/12.05, ठीक है। डेप्रिसिएशन 2.13 डिवाइडेड बाय 10 ना करो, बिल्कुल सेम आ गया था, मुझे याद आया पिछली क्लास में। इसको ना आप 8 ईयर्स कर लो, 7 ईयर्स कर लो, ठीक है। 2.13 डिवाइड बाय 7, लेकिन पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई। ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 31 मार्च 17 पे, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स जी, 0.08 कर लें। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओपनिंग कितना था, कोई भी नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट सवाल में गिवन है वर्किंग, अब मेरी वर्किंग बन गई ना, मैंने जबरदस्ती बनाया वर्किंग 2, ठीक है। कितनी है कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ये देखो 2 पॉइंट, यहां पे लिख दो वर्किंग 3, हाँ वर्किंग 4, ठीक है। अच्छा ये वर्किंग 3 यहां यूज हुई है, यहां पे एक बार ही लिख लो, यहां पे देखो सर एक बार लिख दो वर्किंग 3, एग्जाम को पता लग जाएगा 1.2, 0.6.4 हमने कहां से निकाला, ये मंथ्स कैसे निकाले, सामने डेट लिखी है, ठीक है। इट्स डन। ये बुक वैल्यू डायरेक्ट लिख लिया, परेशान ना हो जाना, बुक वैल्यू डायरेक्ट लिखिए बस। कितनी है जी, 2.05। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। लाइफ 7 साल मैंने सवाल में खुद लिखी है। लें जी क्वेश्चन 4 होमवर्क में है, मार्क्स इसके 6 हैं, लाइफ ऐड कर लें इसमें 18 साल जल्दी से, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। 18 साल, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं, ये होमवर्क में आपके, एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेना, इसके भी बना ही लेना। 6 नंबर का ये है, 10 मिनट में करना है, टारगेट है, सारा किया हुआ सवाल है, 100% वैसा ही जैसा भी सवाल किया है, तो क्या मसला है। देखते हैं, देख लेते हैं, अलग भी आते हैं, कुछ मिक्स भी होते हैं, सारे मिक्स नहीं होते किसी एक सवाल में, लेकिन 2-3 कभी कभी हो जाते हैं मिक्स। खासतौर पर ये जो बंच हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं अभी, 2 और इसमें पढ़ने, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो कट्ठे कट्ठे होते ही हैं, बाकी में सिर्फ तड़का होता है, ये मिक्स सब्जी होती है। आगे जाके आई 16 का तड़का कहीं लगा, भाई चुप करो, तड़के लगा रहे हैं हम, और नहीं ये हो गया एक, कोई काफी नहीं है, इसने कहा आपको काफी है। अभी मैंने एक सवाल और करवाना है, वो बोरिंग कॉस्ट का लोन का जो रेट निकालना सीखना है। ये देखें जी, पहले से लिखा हुआ है, लाइफ भी लिख दिया आपके लिए, क्वेश्चन 2 पेज 101 पे, क्वेश्चन 2 में लाइफ कर दो 5 साल और एक्सट्रैक्ट्स बना लेना। क्वेश्चन 3 में लाइफ कर लो, ये क्या लिखा हुआ मैंने, 8 साल 101, ठीक है। इसकी लाइफ 5 साल करो, एक्सट्रैक्ट्स बनाना, इसकी लाइफ 8 साल करो, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाना, जैसे भी किया हमने। वहां पे एक्सट्रैक्ट्स लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, यहां पे नहीं था तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कल वाले सवाल में लिखा हुआ था ना, और 1-1 साल के बनाने हैं बस, जिस साल में खड़े हैं बस उसी साल के, ओके। 1-1 साल के, ज्यादा टाइम 10 मिनट मोर देन इनफ है। डन। 5 साल और 8 साल लिख लो ना, बाकी सब जबानी भी याद रह जाएगा। अच्छा जी, मसला क्या होता है जनरल लोन में, जनरल लोन होता क्या है कल बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। जनरल लोन जो होता है एक पूल होता है, एक बास्केट होती है, जिसमें बहुत नहीं जनरल लोन एक पूल है, एक बास्केट है, मैंने कहा। जनरल लोन में काफी सारे, टोकरी है, काफी सारे लोन इकट्ठे पड़े होते हैं जो बिजनेस के किसी भी इस्तेमाल के लिए रखे जाते हैं।
उनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब इन्वेंट्री की जरूरत पड़ी, वहां से पैसे निकाले खरीद लिए, बिल आ गया वहां से पैसे निकाले बिल दे दिया, क्रेडिटर आ गया पैसे लेने उसको वहां से निकाल के पैसे दे दिए, एसेट खरीदना पड़ा, फिक्स एसेट कोई पीपीई का आइटम वहां से खरीद लिया, और बिल्डिंग बन रही थी, स्पेसिफिक लोन अभी आया नहीं था, जरूरत पड़ी यहां से पैसे निकाल लिए, या स्पेसिफिक लोन तो आ गया था पहले दिन लेकिन खत्म हो गया और बिल्डिंग अभी बन रही है तो यहां से ले लिए पैसे। स्पेसिफिक लोन तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए आया था, प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जनरल लोन्स जो होते हैं वो जनरल पर्पस लोन होते हैं, बिजनेस के किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो लोन्स भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब अगर बिल्डिंग बन रही है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए, तो जनरल का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मानते हो ये बात? अब यहां तक तो कोई मसला नहीं है, वैसे सवालों के अंदर वो एक ही लोन देता है, पर मसला ये आया कि जब हमने टोकरी में हाथ डाला तो जो पैसे निकाले पता नहीं वो ए बी सी डी कौन से वाले थे, ठीक है ना, ये जनरल लोन्स थे, जनरली इकट्ठे रखे हुए थे, निकाल के इस्तेमाल कर लिया बिल्डिंग में। अब जो रेट लगाने की बारी आई, 20 लगाएं, 25 लगाएं, 18 लगाएं, 12 लगाएं, मसला आ गया। तो मसला जो है उसका हल है एवरेज रेट। आज सिर्फ मैंने अगले 2 से 3 मिनट में वो कैलकुलेट करना सिखाना है, बाकी जनरल लोन के साथ क्या होता है तफसील से बात करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऐड कैसे करना है, इंटरेस्ट ये कल करेंगे, लेकिन ये आज करके जाओ, ओके। इसका कोई होमवर्क नहीं, सिर्फ यही सवाल है, इसी सवाल को आपने 2 बार घर दोबारा कर लेना, ओके। बस रेट निकालो, कैसे निकालना है ये मैं समझाता हूं, मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो भाई। लोन ए है, बी है, सी है और डी है, 3 तरह के लोन, 4 तरह के लोन है, ठीक है। अमाउंट कितनी कितनी है? 200, 500, 100 और 70। ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर 55 है, वापस आ गए हैं पेज 55, जहां पे अभी क्वेश्चन 5 नहीं किया, उससे अगला क्वेश्चन 6। घूम तो नहीं रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, हमें आज की तरह है। हाँ गुजर जाओ तुम लोग तो, चुप करो। 500 पहला 200 500 100 मत जाग। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात बताओ मुझे। हमने लिया 250 का लोन, इंटरेस्ट रेट था 12%, लोन लिया है 1 मार्च को और 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग है, कितने महीने का इंटरेस्ट? 10/12 कितना आता है? ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे 250 के ऊपर पड़ा तो नहीं है बस वैसे ही और है जी 25। अच्छा अब जरा इधर देखो, 25 नहीं है। अच्छा यही काम में हमने क्या किया, हमने पहले लोन पर इंटरेस्ट रेट लगाया और उसके बाद फिर उसे फ्रैक्शन लगाकर इंटरेस्ट निकाला फॉर द पीरियड। अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं पहले कहूं यार 250 को ही 10/12 कर दो और फिर उस पे जो अमाउंट है उससे 12% लगाओ, फिर फ्रैक्शन ना लगाना, तो आंसर बताओ क्या आता है? आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो डिफरेंट नहीं ना हो सकता, ठीक है। तो अगर हम ये काम करें या हम ये काम करें, कोई फर्क है? इंडिफरेंट है, इसमें कोई फर्क है? बोलो। अब मैं आपसे आज इस वर्किंग में जो काम करवाना चाह रहा हूं वो ये वाला है, क्योंकि मुझे देखो यहां पे क्या है, पूरा लोन, पूरे साल का इंटरेस्ट और फिर जितना सा आउटस्टैंडिंग रहा वो फ्रैक्शन लगाया। यहां पे हमने लोन के साथ आउटस्टैंडिंग पीरियड का फ्रैक्शन लगाया, ये लोन ही आउटस्टैंडिंग निकाल लिया। लोन आउटस्टैंडिंग यूं कहा हमने कि जी समझो 10 महीने ये लोन रहा, ठीक है ना, हालांकि वो मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट बाद में निकालने के बजाय लोन को ही 10/12 कर लिया। ये क्यों करना पड़ेगा ये पता तो थोड़ी देर में लगेगा, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं वर्किंग अभी करूंगा इसमें मैंने क्या करना है, लोन को मल्टीप्लाई करना है जितने महीने वो हमारे साल में आउटस्टैंडिंग रहा, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वही आना जो पहले भी आते, ठीक है ना। तो ये काम जरा आपसे करवाना है। इसका मतलब अगली चीज मुझे क्या चाहिए, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, वो निकलेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लोन आउटस्टैंडिंग, उस पर लगाएंगे इंटरेस्ट रेट और आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन भी दूर है कि रेट कैसे निकलना है, असल में ना सिंपल एवरेज नहीं कर सकते, 20 25 20 जमा 25 जमा 12 जमा डिवाइड बाय 4 ना, वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि लोन की अमाउंट डिफरेंट है, रेट भी डिफरेंट है, तो जो ज्यादा बड़ा लोन है उसी वाले रेट की तरफ ज्यादा जाना चाहिए ना एवरेज को, तो वेटेड एवरेज रेट लेना कैसे है वो सिखा रहा हूं, ओके। छोटी सी कैलकुलेशन है, मंथ्स आउटस्टैंडिंग निकलेंगे यहां से। ये देखो भाई हमारा साल है 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक, ठीक है। लोन ए की बात करें तो वो कहता है लोन ए आया था 1 मार्च 13, ये 2016 है ना, तो बोलो इससे पता नहीं कितने साल पहले आया था, इसका मतलब यहां तो पड़ा है, तो बोलो साल के पहले दिन है कि नहीं है। रीपे हुआ 30 जून, ओ हमारे साल के दरमियान में रीपे हो गया, तो हमारे साल में कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 6/12, ठीक है। यहां मैंने आके लिखा 6/12। नेक्स्ट लोन बी, क्या हाल है, ठीक हूं, कब आए, 1 मार्च 15, 16 से तो पहले आए ना, यानी पहले दिन तो मौजूद हो। कब जाओगे, मैं इधर ही हूं, 18 में जाऊंगा, मतलब सारा साल आउटस्टैंडिंग रहा इंटू 5/12/12, ठीक है, समझ आ रही है, समझ। नेक्स्ट लोन सी सुनाओ, मैं अभी आया हूं इस साल में भाई, 1 मार्च को आया हूं, और कब वापसी, 30 सितंबर वापसी। अच्छा हमारे ही साल में 6 महीने आउटस्टैंडिंग, 7 1 मार्च को आया तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स, ठीक है, 7/12। समझ आ रही है? किसी को 7/12 समझ नहीं आया तो हाथ खड़ा करें, मैं बता दूं। देखो भाई जागते रहो, इधर देखो, ठीक है। मार्च 16 1 मार्च 16 को ये लोन आया, हमारा साल भी 16 है, ठीक है, और 30 सितंबर 16 पे ये वापस चला गया, तो हमारे साल में कितने महीने रहा, 7। गिनती कर लो, 1 मार्च 16 से 30 सितंबर 16 तक गिनती करो, खैर करने दो गिनती उसको, और गिनती करने दो उसको, डन, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जी यकम फरवरी 16 को आया हमारे साल के दूसरे महीने के पहले दिन, और अभी वापस कोई नहीं होना इस साल में, तो कितने महीने? लो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने कहा ये वाला काम कर दो मेहरबानी आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए है और ये बी है, हम ए इंटू बी कर देते हैं जी, कितना आता है 100, राउंड 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 58, डन। उसके बाद रेट सवाल से उठाओ, 20 25 18 12, 20 25 18 12, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ 20 10। ये कैसे निकला भाई, इधर देखो, इसको अगर मैं कह दूं ये सी है, ठीक है, इसको डी कह दें, तो ये सी इंटू डी किया हमने, ठीक है, ओके। चलो अब टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बन गया और टोटल लोन आउटस्टैंडिंग कितना बन गया? 722 लोन आउटस्टैंडिंग का टोटल। चलो यहां तक को मसला तो नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मसला तो नहीं है। आप रेट निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं कोई नया नहीं सिखाऊंगा, बचपन से आपने एक चीज सीखी हुई है, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना हो तो आप लोन आउटस्टैंडिंग पर रेट लगाते हैं। अभी तो सिखा के आ रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना था तो ऑप्शन है ना और वाला, मैंने ये उठाया हुआ है, तो लोन आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट रेट लगाते हो, ऐसे ही है। अब अगर मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है, लोन आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, लेकिन आज रेट नहीं गिवन, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन होता था तो लोन आउटस्टैंडिंग पे रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता था। आज मुझे क्या चाहिए, रेट। गिवन क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है, लोन आउटस्टैंडिंग भी गिवन, ऊपर निकाल के आया हूं, इसको रीअरेंज कर लो। रेट निकालना है तो इधर देखो, रेट निकालना है तो लोन आउटस्टैंडिंग यहां मल्टीप्लाई रहेगा, जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लोन आउटस्टैंडिंग, ओहो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उधर जाके ये लोन आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है जी। इनटू क्या कर देना, 100 जरूर कर लेना, ठीक है। और तुम मुझे मिलने नहीं आए, अभी मुझे मिलने आना क्लास के बाद जी, 22.5, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 163, पर्चे में अंग्रेजी डायरेक्ट लिखा करेंगे, 722 इंटू 120, ये 22.5% जो है ये आपने निकालना है, 558। ये एवरी रेट करना क्या है ये तो कल बताऊंगा ना, अभी तो सिर्फ एवरी रेट निकालना सिखाया बस मल्टीपल लोन्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लीजिएगा, इसी सवाल को 2 दफा और करना है आपने, उसके अलावा होमवर्क बता दिए। अल्लाह हाफिज।